जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। जैसा कि हमने नायक बैच के पहले और दूसरे भाग में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर समाप्त हो चुका था। आज आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा दूसरा लेसन, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके बारे में हम आज जानेंगे। इस सेशन को सबसे पहले आप भी लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना देर करते हुए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले क्या होता है, दूसरे अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो बात आती है कि अम्ल है क्या। पहले के जमाने में अगर वैज्ञानिकों ने पहले ही ये पता कर लिया था कि जो पदार्थ होते हैं खट्टे कड़वे, ये अम्ल और क्षार की वजह से होती है। ठीक है, तो जो आपका अम्ल होता है, अम्ल जो होता है वो कैसा होता है, स्वाद में थोड़ा खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम जानते हैं अम्ल के बारे में कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें अम्ल कहलाते हैं। यानी कि अब लिटमस पेपर है क्या? लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक है जो अम्ल और क्षार की सूचना देता है। ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में आगे पढ़ेंगे। जो सूचक है, सूचक में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हमें अम्ल पढ़ रहे हैं इस समय, तो अम्ल पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये तो बात रही अम्ल की, ये तो पुरानी चीजें हैं। अब देखिए नोट्स, जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, सिरके में एस्टिक अम्ल होता है, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, और इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, अब नोट्स में देखिए क्या जरूरी है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इतना ध्यान रखिए कि जो अम्ल होता है वो एक खट्टा पदार्थ होता है। जैसे आप इमली खाते हो, सिरका पीते हो, कैसा लगता है? खट्टा लगता है। तो अम्ल जो है वो खट्टा पदार्थ है। अब देखिए, अभी तक तो हमने ये पुरानी बातें पढ़ी कि अम्ल खट्टा पदार्थ होता है, लेकिन आधुनिक परिभाषा इसकी क्या होगी? अम्ल की आधुनिक परिभाषा क्या होगी और किसके? आधुनिक परिभाषा आपकी ये होगी, देखिए इनके सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा। ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? आपको अगर पेपर में लिखना है तो आप ये वाला परिभाषा लिखिएगा, आधुनिक परिभाषा। यानी कि इस समय ये वाली परिभाषा है, अधिक प्रचलित है। ये तो पुरानी बातें है, ये तो पुरानी है, लेकिन ये जरूरी है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या फिर घुलकर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप सभी ले सकते हैं। अब बात आती है कि अम्लों के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक प्रबल अम्ल होता है और दूसरा दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल में क्या होता है कि वे अम्लीय पदार्थ यानी कि वो पदार्थ होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाए। ठीक है, उसे प्रबल कहते हैं। और दुर्बल में क्या होता है? वो पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित जल में नहीं होगा। तो आइए इसी को देखते हैं कि प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि जल में ये पूर्ण रूप से घुल जाएं, जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाएं वे क्या है? प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब बात आएगी सर ये ऐसी कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा यहाँ पे अम्ल। अम्ल के प्रकार दो होते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है,
प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल में क्या आता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल। और दुर्बल में भी एक जानना जरूरी है, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। और क्या हो सकते हैं आपके प्रबल वाले में, HCl, हाइड्रोक्लोरीन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, कार्बनिक अम्ल H2CO3, H2, ये आपके दुर्बल में होंगे, H2CO3। ये आपके कार्बनिक अम्ल, हाइड्रोकार्बनिक अम्ल, ये आपके क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बनिक अम्ल। ठीक है, ये ऐसे अम्ल हैं जो ये प्रबल है दो, और ये क्या है, दो दुर्बल अम्ल है। अगली हेडिंग हमारी आपके समक्ष आ रही है अम्लों के भौतिक गुण। अगर बात की जाए अम्लों के भौतिक गुण की, तो उदाहरण ले लीजिए मेरा। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे बारे में बताइए, यानी कि मेरा भौतिक गुण बताइए, तो आप क्या बताएंगे, यही तो बताएंगे कि सर पढ़ाते हैं, सर इतने पढ़े हैं, सर हम लोग को पढ़ाते हैं, सर गोरे हैं काले हैं, जैसे भी है, यही तो बताओगे हमारे। तो सेम भौतिक में क्या बताया जाएगा कि अम्ल जो है वो कैसा है, उसका गुण कैसा है। तो आपको पहला टॉपिक मिल जाएगा कि अम्ल एक खट्टा पदार्थ है। दूसरा मिल जाएगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, है कि नहीं है। और ऐसे ही आपका तीसरा भी क्या है कि अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है, इसकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज इत्यादि जलने लगते हैं, यानी कि जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर अम्ल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमने नींबू में बताया, तो उसमें आप नीचे धरती पर डालिए तो फफूंदे उठने लगते हैं, है या नहीं है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उपयोग के बारे में बताते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमने एक फड़वा लाया बाजार से, भाई लाया तो क्यों लाया, कुछ उपयोग होगा तभी लाए हैं। तो उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, खेती में करते हैं, कोई भी काम करने में करते हैं। तो सेम इसी प्रकार जो अम्ल है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग बैटरी में, प्लास्टिक में किया जाता है, खाद्य निर्माण में भी किया जा सकता है, सोने चांदी की शोध करने में किया जाता है, और लोहे के चादरों की संक्षारण यानी कि सफाई करने में किया जाता है। और एक बात इसकी और है, इससे विस्फोटक भी बनाया जाता है। आशा करता हूं कि अम्ल के बारे में जो अम्ल हमने टॉपिक उठाया था, इसमें आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये आपके हमने एक अम्ल की टॉपिक उठाई और पूरी कहानी उपयोग तक खत्म कर दिया। अब हम उठाने वाले हैं क्षारक को। अब जानेंगे हम क्षारक के बारे में। जैसे हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्षार क्या होते हैं, जैसे अम्ल क्या था, एक खट्टा पदार्थ था, और जो क्षार होगा वो कड़वा पदार्थ होगा। अब इसकी तुलना हम मिर्ची से नहीं कर लेंगे, क्योंकि मिर्ची भी तुलना क्या होती है, कड़वी होती है, लेकिन इसकी तुलना हम इससे नहीं करेंगे कि कड़वा होता है तो मिर्ची से होता है। इसकी तुलना हम कर सकते हैं साबुन से, मतलब कि स्वाद कैसा लग रहा है, कड़वाहट, कुछ स्वाद। जैसे आप साबुन कभी कभार हो भी जाता है, देख लीजिएगा खा के, पता नहीं कैसा उसका स्वाद रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आइए हम क्षार के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर दिया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। क्षारक वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है, तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला
कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पे मैं पूछना चाहूंगा, ये बताइए जिस प्रकार अभी हमने अम्ल में बताया था कि नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है, लेकिन इसमें क्या है, लाल लिटमस पेपर को ये क्या कर रहा है, नीला कर दे रहा है। तो ये बताइए अगर अम्ल, मान लीजिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका लिटमस पेपर है या आपका अम्ल है, अगर हमने ये नीला डाला, लिटमस पेपर नीला, अगर हमने लिटमस पेपर को नीला डाल दिया तो क्या इसने कर दिया था, लाल कर दिया था इसने, लाल। अगर सेम यही चीज अगर हम अम्ल में ये लाल लिटमस पेपर डाले तो क्या अम्ल क्या करेगा, कौन से रंग में परिवर्तित करेगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। जैसे हमने नीले को अम्ल में डाला तो इसने क्या कर दिया, लाल कर दिया, तो सेम उसी प्रकार अम्ल में लाल लिटमस पेपर को हम डालेंगे तो अम्ल उसका कौन सा रंग देगा। तो ध्यान से समझिए, जब हम लाल को डालेंगे तो अम्ल कुछ नहीं करेगा, लाल ही रहने देगा। उसी प्रकार ये क्षारक में भी है, नीला कर देता है। अगर नीले को हम क्षारक में डालें, अगर नीले लिटमस पेपर को हम क्षारक में डाल दें तो उसका कोई रंग परिवर्तित नहीं होगा, वो नीला ही रहेगा। जैसे पसंद की बात है, क्षारक को रंग पसंद है नीला और अम्ल को पसंद है लाल, इसलिए वो अपने आप में कर लेता है। यहां तक समझ में आई, कोई दिक्कत। अब देखिए अहेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षारक या भस्म की परिभाषा, कभी कभी भस्म भी पूछ लेता है, लेकिन आपको डरने की और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्षारक और भस्म एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखिए आधुनिक परिभाषा इसका हम लोग क्या लिखेंगे, तो वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन ये देंगे OH माइनस, जैसे अम्ल हमें क्या दे रहा था, प्लस H प्लस दे रहा था, ठीक है, इसी प्रकार ये OH माइनस देंगे। अब देखिए कुछ बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नोट में, कि वे क्षारक जो क्षारक है, कि वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। पूछ लिया जाएगा क्षार किसे कहते हैं, तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं यानी घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। जैसे हमने पढ़ा था अम्ल के प्रकार, वैसे हम पढ़ेंगे अब क्षारकों के प्रकार। तो क्षारकों के भी दो प्रकार होते हैं, क्षारकों के भी दो प्रकार होते हैं, एक होगा प्रबल क्षारक और दूसरा होगा दुर्बल क्षारक। अब प्रबल क्षारक में क्या होता है, प्रबल क्षारक में जो क्षारक जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं यानी कि घुल जाते हैं, पूर्णतः घुल जाते हैं, उन्हें क्या, और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था अम्ल में। और उसी प्रकार वे क्षारक जो जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है, जो जल में नहीं घुलते हैं, वो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अब आप देख लीजिए कि प्रबल क्षारक क्या है, कौन है और दुर्बल क्षारक कौन है, ठीक है। तो प्रबल क्षारक में उदाहरण आप जैसे ले लीजिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा लीजिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही दुर्बल क्षारक है CaOH का होल साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक बात समझ में आई। टॉपिक को हम एक टॉपिक उठा रहे हैं और खत्म करके तब हम अगली टॉपिक पे बढ़ेंगे। जैसे हमने अम्ल को उठाया, खत्म किया, वैसे ही हम क्षारक को उठाए हैं, खत्म कर लेंगे, तब अगली टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि आपको सीरियल चलता रहे, आपको पता रहे कि सर पढ़ा कहां से रहे, ठीक है।
ऐसे ही जैसे अभी हमने पढ़ा था अम्लों के भौतिक गुण, अब हम पढ़ेंगे क्षारकों के भौतिक गुण के बारे में। जैसे हमने बताया ना कि उनके बारे में पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, तो ऐसे ही आपका पहला पॉइंट वैसे ही मिल जा सकता है कि क्षारक जो होते हैं वो कड़वे या तीखा होते हैं। ठीक है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यह आपके 2 पॉइंट तो नॉर्मल हो गए। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, क्षारक साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्षारक जो होते हैं वो साबुन की तरह चिकने होते हैं। और नंबर चौथा देखिए, अम्लों की तरह क्षारक भी संक्षारक प्रकृति के होते हैं, यानी कि नष्ट करने के प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या होगा, साबुन बनाने में और झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने में इसका ये उपयोग होता है। अब यहीं पे हमारा क्षारक और क्षार की कहानी खत्म। अब अगली टॉपिक हमारे होने वाली है सूचक के बारे में। जैसे हमने बताया ना कि सूचक मतलब कि शुरू में ही आपको बताया था कि अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं सूचक, तो उसके बारे में हम अच्छे ढंग से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बस इसके बदले में आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके दूसरे भाग में नायक बैच के पार्ट